हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर चीन को बहुत बड़ा झटका देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, बनाने जा रहे हैं एक ऐसा प्लान, लग जाएगी ड्रैगन को तगड़ी वाली मिर्ची। बताएंगे उस प्लान के बारे में आपको। वहीं फ्रांस दौरे पर एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी जी, लगे हाथों आपको बताएंगे। भारत से चिड़ी बांग्लादेश की यूनुस सरकार, कह दिया मोदी सरकार का बयान है अनुचित। आखिर किस मुद्दे पर यूनुस सरकार ने जवाब दिया है वही बताएंगे। रशिया ने भारत को ऑफर कर दी बहुत बड़ी फाइटर जेट किलर R-37M। अब पाकिस्तानी F-16 की खैर नहीं, सबसे बड़े सवाल इसको लेकर क्या उठ रहे हैं वो आपको बताएंगे। इसी बीच कौन होगा मणिपुर का अगला चीफ मिनिस्टर और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होने वाला है, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा कमेंट में। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर चीन को एक बहुत बड़ा झटका देंगे पीएम मोदी जी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुधवार से अमेरिका की 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में होगी। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता रक्षा सहयोग के साथ साथ चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को लेकर भी बात करेंगे। जी हां, भारत अमेरिका कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर यानी IMEC यानी IMEC है। IMEC सिर्फ एक व्यापार मार्ग ही नहीं, बल्कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी है। IMEC के रास्ते भारत की टेक्नोलॉजी और केमिकल क्षमताओं में इजाफा होगा। जी हाँ, IMEC के जरिए 4500 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा जो भारत को मध्य पूर्व होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। IMEC ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत और व्यापार मार्गों पर चीन के नियंत्रण के जोखिमों को खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ मिलकर ये कदम उठाते ही चीन की हेकड़ी जरूर निकाल देंगे, क्योंकि भारत फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी दौरे से पहले फ्रांस दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी जी, जहां एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य फ्रांस द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शिखर सम्मेलन में भाग लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आमंत्रण पर इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही वो इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। यात्रा के पहले दिन यानी 10 फरवरी की शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों के प्रमुखों यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट्स और अन्य प्रमुख नेताओं के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे। इस रात्रि भोज का उद्देश्य देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। जी हां, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी आज यानी 10 फरवरी की शाम को पेरिस पहुंच चुके होंगे। जी हां, और उसी शाम विशेष रात्रि भोज का भी आयोजन है। उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल तीसरा उच्च स्तरीय AI शिखर सम्मेलन होना है। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी जर्नी पीएम मोदी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी भी कह दीजिएगा। लगे हाथ आपको अगली बड़ी खबर बताते जाऊं। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में मारे गए 20 पुरुष और 11 महिला माओवादी के शव और हथियार हुए बरामद। दोस्तों, बीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया के बड़े काकल हेड व अन्नापुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 11 वर्दीधारी महिला व 20 वर्दीधारी पुरुष नक्सलियों के शव बरामद किए गए। हालांकि अभी मारे गए इन नक्सलियों की शिनाख्त नहीं कर पाई गई है। सूत्रों की माने तो इस मुठभेड़ में कुछ बड़े नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। दोस्तों, लीज सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 31 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 जवान बलिदान हो गए और 2 जवान घायल भी हुए हैं। बीजापुर जिले के फारसेगढ़ थाना क्षेत्र में कल सुबह जिस नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, दरअसल वहां मध्येड़ एरिया कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी एवं नेशनल पार्क एरिया कमेटी के बड़े नक्सलियों का जमावड़ा रहा। सूचना के आधार पर DRG STF के करीब 650 से ज्यादा जवानों की पार्टी को लेकर 3 तरफ से रवाना किया गया था। दोस्तों, वाकई में जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कहा था कि 2026 तक हम नक्सलवादी फ्री बनने वाले हैं, हमें नहीं लगता दोस्तों कि 2026 का भी समय लग पाएगा। 2025 में इन नक्सलवादियों को लग रहा है जैसे कि लपेट दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं? तो वहीं आपको बता दें, भारत से चिड़ी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कहने लगी कि मोदी सरकार का जो बयान है वो बहुत अनुचित है। दरअसल बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त किए जाने को देश का आंतरिक मामला बताते हुए अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा कि इस घटना पर भारत की टिप्पणी अप्रत्याशित और
बहुत अनुचित थी। बांग्लादेश में बुधवार रात से हिंसा भड़की हुई है, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के 32 धान मंडी स्थित आवास में आग लगा दी। बता दें कि रहमान ने इस आवास से ही देश के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था, जिसे बाद में एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया था। इसी ऐतिहासिक आवास से रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत ने ऐतिहासिक आवास को ध्वस्त किए जाने पर गुरुवार को दुख व्यक्त किया और कहा कि बर्बरता की इस घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यह खेदजनक है कि शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक आवास 5 फरवरी को नष्ट कर दिया गया। अब ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने कहा कि इस मामले पर 6 फरवरी 2025 को जारी भारत के विदेश मंत्रालय का बयान अंतरिम सरकार के ध्यान में आया है। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर भारत के विदेश मंत्रालय की ऐसी टिप्पणी अनुचित है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों पर आधिकारिक रूप से टिप्पणी नहीं करता है और वो अन्य देशों से भी इसी तरह के आचरण की अपेक्षा करता है। दोस्तों, बांग्लादेश भी अब भारत की तरह जवाब देना सीख रहा है, लेकिन भारत की तरह बनना नहीं सीख रहा, जो वाकई में बहुत खेदजनक है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए, जो बांग्लादेश की जननी है, आज उसी देश के साथ बैर करता नजर आ रहा है। बांग्लादेश तो वही बता दें, बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता के घर पर हमले के बाद 40 लोग हुए गिरफ्तार। जी हाँ, मीडिया में आई एक खबर में ये जानकारी दी गई है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शुक्रवार रात गाजीपुर जिले में छात्रों और आम लोगों पर हुए हमले के बाद शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट का आदेश दिया था, जिसमें 40 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं खुद बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने भारत को लेकर दे दी बड़ी नसीहत। मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। दोस्तों, इन्होंने जी हाँ, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने ढाका इंटरनेशनल मैराथन 2025 के दौरान अपने भाषण में देश में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और स्वस्थ आबादी देश के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करते हुए जनरल वकार ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि हम कई मामलों में भारत पर निर्भर है, भारत पर डिपेंडेंट है और भारत भी हमसे सुविधाएं लेता है। इसीलिए दोनों को अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए और अपने सुरक्षा हितों का ध्यान रखना चाहिए। जनरल वकार ने यह भी कहा कि बांग्लादेश अपने किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उनके रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ सद्भाव बनाए रखने के पक्षधर हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत भी बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखेगा। दोनों देशों को एक दूसरे के आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने फिटनेस पर बात कहते कहते मोहम्मद यूनुस सरकार को भी बहुत बड़ी नसीहत दे डाली। वहीं आपको बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा मेरी व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है, उन्हें भी है लोगों की जान की चिंता। जी हाँ, रशिया यूक्रेन में पिछले 3 सालों से जंग चल रही है। इस युद्ध में दोनों तरफ से बड़ी संख्या में जाने गई हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों का कहना है कि ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। न्यूयॉर्क पोस्ट में दिए इंटरव्यू में शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। जब ट्रंप से यह पूछा गया कि उन्होंने कितनी बार इस मामले को लेकर पुतिन से बात की, तो ट्रंप ने बताने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा, मेरा विश्वास है कि रशिया यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों को लेकर पुतिन भी चिंतित हैं, उन्हें लोगों की जान की फिक्र है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हम अब और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। युद्ध में युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं और वो सब भी हमारे अपने हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं उस वक्त भी राष्ट्रपति होता तो पिछले 3 सालों से चल रही ये वॉर कभी शुरू होती ही नहीं। तो वहीं आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज बता दे, रशिया ने भारत को ऑफर कर दी फाइटर जेट किलर मिसाइल R-37M मिसाइल। अब पाकिस्तानी F-16 की खैर नहीं। दोस्तों, रशिया ने भारत को R-37 मिसाइल ऑफर की है। ये हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। इसे भारतीय वायुसेना की पुरानी R-77 एयर टू एयर मिसाइल से बदला जाएगा। भारत ने R-77 मिसाइल को भी रशिया से ही खरीदा है। ये मिसाइल वर्तमान में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का प्रमुख हथियार है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रशिया ने भारत को R-37 मिसाइल के उत्पादन का लाइसेंस देने का भी ऑफर कर दिया है। इससे इस मिसाइल के भारत में उत्पादन का रास्ता साफ होगा। अगर ये डील हो जाती है तो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जी हाँ, R-37 मिसाइल पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। पाकिस्तानी वायुसेना अपनी हवाई ताकत के लिए पूरी तरह F-16 लड़ाकू विमानों पर आश्रित है, यानी डिपेंडेंट है। इसे पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे उन्नत विमान भी माना जाता है। ऐसे में रूसी R-37M मिसाइल पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों को आसानी से LOC के दूसरी तरफ से निशाना बना सकती है, यानी कि इस तरीके से निशाना बना सकती है कि पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवा तक नहीं लगेगी। अब इसके लिए भारतीय लड़ाकू विमानों को सीमा पार
इंतजार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में अफवाहों की वजह से वैक्सीनेशन टीम पर बड़ा हमला, पोलियो वैक्सीन नपुंसक बनाने की साजिश फैलाई गई अफवाह। दुनिया भर के तमाम प्रयासों के बावजूद भी पाकिस्तान पोलियो जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाने में विफल रहा, लेकिन इसके साथ ही आम जनता के बीच में फैली गलत धारणाओं ने भी वैक्सीनेशन के काम को और धीमा कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन टीम के ऊपर हमला करके पुलिस के जवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन टीमों को अपने साथ पुलिस के हथियारबंद जवानों को रखना पड़ता है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 21 जिलों के पोलियो वायरस के लक्षण मिले हैं। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, सीडीसी, गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल, गावी और USAID के विशेषज्ञ एक साथ आए। पाकिस्तानी सरकार के सहयोग से पूरे पाकिस्तान में एक सप्ताह का कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए अफवाहें और गलत सूचना की वजह से सुरक्षा को चुनौती सामने आ रही है। पुरानी धारणा लेकर आज भी पाकिस्तानी लोग बैठे हैं कि पोलियो वैक्सीन के जरिए बच्चों की नसबंदी करके उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वैक्सीनेशन टीम पर भी खैबर पख्तूनख्वा में इसी जगह से एक बंदूकधारी ने हमला कर दिया, जिसमें टीम की सुरक्षा कर रहे पुलिस के जवान की मौत हो गई। इस क्षेत्र के उग्रवादी समूह लंबे समय से इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। वाकई में दोस्तों पाकिस्तानियों की सोच नहीं बदल सकती। वहीं बता दें, आपने सुना होगा त्रेता युग में हनुमान जी ने जलाई थी लंका, अब कलयुग में एक बंदर ने कर डाला श्रीलंका में अंधेरा ही अंधेरा। कैसे बता दें, श्रीलंका में एक अनोखी घटना सामने आई है। एक बंदर के कारण पूरे देश में बिजली गुल हो गई। ये घटना रविवार को दक्षिण कोलंबो में हुई, जब एक बंदर ग्रिड ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया और इससे पूरे विद्युत सिस्टम में असंतुलन पैदा हो गया। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमार जयकोडी ने बताया कि इस घटना के चलते पूरे देश को 3 घंटे तक ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह लगभग 8:30 पर ग्रिड ट्रांसफार्मर में बंदर घुसने के कारण अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे पूरे देश में अंधेरा छा गया और लोग असुविधा में पड़ गए। इंजीनियरों की तत्परता के चलते सुबह 11:30 बजे तक कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आपूर्ति पूरी तरह सामान्य होने में काफी समय लग गया। वहीं बता दें, अरुणाचल और अक्साई चीन को भारत में दिखाने पर चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, तो अब बांग्लादेश ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया चाइना को। बता दें, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताए जाने पर चीन को मिर्ची लग गई है, जो हमने आपको कल की खबर, शाम की खबर में बताई थी। बांग्लादेश की 2 किताबों और डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे की वेबसाइट पर छपे एशिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भारत में दिखाया गया था, जिसको लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज करवाई। मालूम होगी दोनों ही हिस्से भारत के हैं, जिस पर आदत से मजबूर चीन विवाद खड़ा करता रहता है। हालांकि इस मामले को लेकर बांग्लादेश ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और कोई भी बदलाव करने से साफ मना कर दिया। ढाका ने बीजिंग से इस मामले में उसके ऊपर दबाव न डालने को कहा। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन की आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक बोर्ड NCTB से संपर्क किया। इसके बाद NCTB ने मंत्रालय को बताया कि नई किताबों की प्रिंटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। बांग्लादेश ने हालात को समझाते हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और कोई भी दबाव नहीं डालने के लिए कहा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि डर गया चीन का सबसे बड़ा दुश्मन। सताने लगी ड्रैगन के हमले की चिंता। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अमेरिकी विदेशी सहायता को रोक दिया है। इससे चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान को सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बीजिंग से बढ़ते सैन्य दबाव के समय ये कदम द्वीप की रक्षा और सुरक्षा को व्यापक रूप से कमजोर कर सकता है। सैन्य निहितार्थों से परे ये रोग ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी DPP सरकार को वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के प्रति अपनी दृष्टिकोण को फिर से निर्धारित करने के लिए मजबूर कर सकती है। विश्लेषकों को डर है कि अमेरिका के कम समर्थन से बीजिंग के लिए अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। 24 जनवरी को अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति के साथ इसकी समीक्षा करने के लिए 90 दिनों के लिए लगभग सभी विदेशी सहायता को रोकने के लिए काम रोको आदेश जारी कर दिया, जिसमें केवल आपातकालीन खाद्य सहायता और इजराइल और मिस्र के लिए विदेशी सैन्य वित्त पोषण को छूट दी गई है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, पहले से मजबूत हुई चीनी सेना लेकिन अभी ताइवान पर हमले के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, MSC रिपोर्ट में यह सबसे बड़ा दावा किया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की सेना तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है, लेकिन अभी भी वो ताइवान पर कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। ताइवान के मीडिया में मैनलैंड अफेयर्स काउंसिल यानी मैक की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार आधुनिकीकरण के बावजूद चीन की सेना PLA अभी भी संयुक्त युद्ध की स्थिति में समन्वय की कमी से जूझ रही है। वही बता दें, ट्रंप के गाजा प्लान पर अपने ही हुए खिलाफ मिस्र ने बुलाया आपात अरब शिखर सम्मेलन। जी हाँ, मिस्र ने रविवार को घोषणा किया कि वो 27 फरवरी को वो एक
आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा पट्टी से फलस्तीनियों को कहीं और बसाने के प्रस्ताव के बाद नए और खतरनाक घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी। पिछले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए सुझाव में मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरबिया सहित अरब जगत नाराज हो गया, जो वॉशिंगटन के प्रमुख सहयोगी हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय दोनों ने गाजा में 18 लाख फलस्तीनियों को कहीं और बसाने और अमेरिका की ओर से उस क्षेत्र का स्वामित्व लेने के ट्रंप के आह्वान को खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप का दावा है कि वे अंततः इसे स्वीकार कर लेंगे। वहीं बता दें, चीन के दम पर पानी से भारत को चुनौती देने के फिराक में पाकिस्तान आखिर क्या है उसका प्लान बता दे। पाकिस्तान ने अमन 25 नामक एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है, जिसमें 60 देशों के नौसेनाएं हिस्सा ले रही है। हालांकि इस अभ्यास का मकसद समुद्री सहयोग बढ़ाना बताया जा रहा है, लेकिन असल में यह चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन है। पाकिस्तान की नौसेना अब लगभग पूरी तरह से चीन पर निर्भर है और यह अभ्यास इस तथ्य की पुष्टि करता है। पाकिस्तान की नौसेना अब चीनी उपकरणों और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, चाहे पनडुब्बियां हो या युद्धपोत, सब कुछ चीन से प्राप्त किया गया है। पाकिस्तान के पास मौजूद हंगर क्लास पनडुब्बियां और टाइप 054A/P फ्रिगेट्स जो चीन ने बनाए हैं, ये दर्शाते हैं कि इस्लामाबाद की समुद्री शक्ति बीजिंग के समर्थन पर टिकी हुई है। दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह पर चीन की अस्थायी नौसैनिक उपस्थिति से भारत को सीधे खतरा है। भारत के पश्चिमी तट के पास चीनी नौसेना की मौजूदगी बीजिंग को भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा फारस की खाड़ी और अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा। तो उधर आपको बता दें, विशेषज्ञों की गंभीर चेतावनी, मक्का मदीना वाले देश पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। दुनिया के कई देश घटती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं। चीन और जापान के बाद अब एक मुस्लिम देश भी इसी संकट से जूझ रहा है। इस लिस्ट में खाड़ी देश सऊदी अरबिया उभर कर सामने आया है। दुनिया भर से लोग यहाँ पैसा कमाने जाते हैं, लेकिन पवित्र मक्का मदीना वाला ये देश जन्म दर यानी बर्थ रेट गिरने कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकता है। ये चेतावनी देते हुए विशेषज्ञ व सऊदी लेखक मंसूर अल दबान ने कहा कि यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में सऊदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। उनके लेख में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला दिया गया, जिसमें दर्शाया गया कि 1950 की तुलना में 2023 तक सऊदी अरबिया में जन्म दर में 67% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बता दें, एलोन मस्क को लेकर बड़ी खबर, अमेरिकी सरकार के भुगतान प्रणाली पर मस्क ने उठा दिए सवाल। सालाना $100 अरब की धोखाधड़ी के लगा दिए आरोप। जी हाँ, टेस्ला के और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क ने रविवार को अमेरिकी सरकार की भुगतान प्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसमें भारी गड़बड़ियां और $100 अरब से ज्यादा की संभावित धोखाधड़ी हर साल हो रही है। एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वित्त विभाग और सरकारी दक्षता विभाग ने मिलकर सरकारी भुगतान की निगरानी के लिए नए नियम तय किए हैं। अब सभी सरकारी भुगतानों के लिए भुगतान वर्गीकरण कोड होगा, जिससे ऑडिट करना आसान हो जाएगा। तो उधर आपको बता दें, जेल से इमरान खान का असीम मुनीर को खुला खत दे दी बड़ी चेतावनी, कहा सेना संभल जाए नहीं तो। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से देश के सेना प्रमुख असीम मुनीर को चिट्ठी लिखी है। लंबे समय से जेल में बंद इमरान खान ने अपने इस खुले खत में अपने साथ दुर्व्यवहार होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सेना की राजनीति में दखल को गलत बताते हुए इसे रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेना और जनता के बीच हालिया वर्षों में भरोसा कम हो रहा है, जो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सेना अपनी संवैधानिक सीमाओं में काम करे। इमरान खान एक हफ्ते में 2 चिट्ठी लिख चुके हैं। इमरान खान ने 9 फरवरी से पहले 3 फरवरी को भी खुला खत लिखा था। इमरान खान का कहना है कि ये अफसर अदालत के आदेशों की अनदेखी करते हुए खराब बर्ताव करता है। इमरान खान का कहना है कि उन्हें 20 दिनों तक जेल की ऐसी बैरक में रखा गया जहां सूरज तक की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। इतना ही नहीं, उनके सेल की बिजली भी 5 दिनों तक काट दी गई। अदालत के आदेश के बावजूद उनको 6 महीने में केवल 3 फोन कॉल करने की अनुमति दी गई। वहीं बता दें, एन बीरेन सिंह का बड़ा इस्तीफा, आखिर कौन होगा अगला सीएम मणिपुर का। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचलें तेज हो गई है। बीरेन सिंह का इस्तीफा मणिपुर में पिछले 2 सालों से जारी जातीय हिंसा, विशेष रूप से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव के कारण हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के लिए युम नाम खेमचंद्र सिंह और टी विश्वजीत सिंह के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ये दोनों नेता बीरेन सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान विधानसभा स्पीकर पी सत्यव्रत सिंह को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। यदि इन नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति शासन की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों, उधर
आपको बता दें राहुल गांधी का हिंदू धर्म से किया जाए बहिष्कार। जी हाँ, धर्म संसद में प्रस्ताव हुआ पारित। अमेरिकी सरकार की भी की गई निंदा। दरअसल महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 12 स्थित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में चल रही परम धर्म संसद में रविवार को 2 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए। धर्म संसद में एक और जहां अमेरिकी प्रशासन के हिंदू विरोधी कृत्य की कड़ी निंदा की गई, वहीं मनुस्मृति के खिलाफ वक्तव्य देने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का आरोप पारित करते हुए उनसे इसके लिए क्षमा याचना करने की मांग की गई। उन्हें इस ग्रंथ की निंदा करने पर कारण स्पष्ट करने के लिए 1 महीने का वक्त इस चेतावनी के साथ दिया गया है कि क्यों ना उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। तो उधर आपको बता दें महिला या फिर कोई बाहरी चेहरा कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। बीजेपी में इन नामों पर हो रही है चर्चा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार वापसी की। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि इस वक्त सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुनेगी। फिलहाल पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है, तो पहला नाम है दोस्तों परवेश वर्मा जी का। मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में सबसे आगे परवेश वर्मा जी का नाम है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। दूसरे नंबर पर आशीष सूद और पवन शर्मा हैं। अगर इनमें से कोई सीएम बनता है, नहीं तो फिर कोई महिला नाम भी निकलकर सामने आ सकता है सीएम पद के लिए। जी हाँ, और ये भी माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे से वापस लौट करके भारत आएंगे, उसके बाद ही दिल्ली में शपथ समारोह हो सकता है सीएम को लेकर। जी हाँ, इसी बीच अगली खबर बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज जाएंगी प्रयागराज संगम में, लगाएंगे आस्था की डुबकी। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच प्रयागराज के महाकुंभ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी डुबकी लगा रही होंगी। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में बिताने वाली है। इस दौरान संगम स्नान के साथ ही वो अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद रहेंगे। तो वही एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी, जहां पर महाकुंभ में भीड़ बढ़ने की वजह से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। प्रयागराज संगम स्टेशन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ, प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से भीड़ बढ़ रही है। इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ती भीड़ के बाद प्रयागराज संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बता दें कि प्रयागराज संगम स्टेशन संगम से सबसे नजदीक है। स्टेशन की कुल क्षमता 1000 से 2000 लोगों की है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से स्टेशन को बंद कर दिया गया है। हालांकि ट्रेनों का परिचालन नहीं रोका गया है और जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं रास्तों की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ का सामना कर रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज के सभी एंट्री मार्गों पर 10 से 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा है। समाजवादी पार्टी मुखिया ने जाम की स्थिति पर योगी सरकार को सलाह भी दी है। यहाँ तक कि लखनऊ से प्रयागराज पहुँचने में 15-15 घंटे भी लग रहे हैं। जी हाँ, उसके बावजूद भी श्रद्धा रखते हुए श्रद्धालु प्रयागराज पहुँच ही रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें प्रेमानंद जी महाराज के अब कहाँ हो सकते हैं दर्शन। संत प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन में रात 2 बजे निकलने वाली अपनी पद यात्रा का रूट, टाइमिंग और तरीका बदल दिया है। प्रेमानंद जी महाराज अपनी कार से केली कुंज आश्रम पहुंचे। संत पहले रात करीब 2 बजे निकलते थे, वो अब तड़के 4 बजे निकलते हैं। इसी बीच दोस्तों ये भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी बीच लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।